जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या स्टडी कर लिया, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स वगैरह, रेजिस्टेंस वाला पोर्शन पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। अब हम आ गए हैं सेल्स वाले पोर्शन पे। अब सबसे पहले तो देखेंगे कि कोई भी सेल होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सेल की वर्किंग किस तरह से होती है, फिर उसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम किसका स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर जो भी हमारी सेल होती है इस तरह से उसका स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बड़ा वाला जो बिग लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव को और छोटी वाली लाइन नेगेटिव को। अब और हमारी रियल के अंदर या फिर जो जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो कुछ इस तरह की, सेल्स कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये हो गई हमारे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड, और इसके अंदर ये लिक्विड में डिप करते हैं। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से जैसे हमने एक ले ली कॉपर की और एक ले ली जिंक की, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर लिया। इस तरह से इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से इसकी डिटेलिंग दी हुई है। ठीक है, हमें फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है इसका। तो देखो, इस तरह की सेल हमें दिखती है, तो इस सेल को हम फिजिक्स में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें समझना है क्या होता है। तो देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। अब देखो, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो, इस सेल में है क्या, दो ही तो चीजें हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है। दैट मींस जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो भी तो ये दोनों ही करेंगे, इसमें कोई और तीसरा मटेरियल तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कब, व्हेन, अब जब तक हम इसके अंदर से करंट पास ही नहीं करवाएंगे, करंट जीरो है, क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फिर करंट जब है ही नहीं तो रेजिस्टेंस से क्या लेना देना हमें। रेजिस्टेंस का भी यूज तभी होता है, रेजिस्टेंस का हम ये तभी बोल पाएंगे कि इधर रेजिस्टेंस है जब इसमें करंट पास करवाएंगे। ठीक है, तभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास होता है तब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो ये रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, किसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, फिर से वही कॉन्सेप्ट है क्या इसमें, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसका नेचर, फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज की है, ये जो रोड यूज की है वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, उनका नेचर, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो मतलब कि नेचर, एल मतलब इसकी लेंथ। ये जो हमने रोड्स ली हैं कॉपर और जिंक की या कोई और मटेरियल अगर ले रहे हो तो उनकी लेंथ कितनी होगी, उनका एरिया कितना होगा, बस इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगी। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेक्स्ट है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स व्हेन
या फिर विच डिप्ड इन, जो किसमें डिप्ड या इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया हुआ है। ठीक है, सिंपल ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको दिखाते हैं हम स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, वरना तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारे पास दो टाइप की सेल होगी, या फिर एक तो नई सेल होगी बिल्कुल न्यू वाली, एक होगी ओल्ड सेल। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, विच सेल हैज लो रेजिस्टेंस freshly prepared cell और ओल्ड सेल। किस सेल का रेजिस्टेंस है वो कम होगा? तो देखो हमारा जो कौन सी सेल का रेजिस्टेंस होगा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल का। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल हैज लो रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अभी हमने सेल का डायग्राम देखा था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने दो रोड को ऐसे डिप कर रखा था। ठीक है, अब क्या होता है, जो ओल्ड सेल होती है, ओल्ड सेल का मतलब इस कंटेनर में ये दो इलेक्ट्रो बहुत लंबे टाइम से रखे हुए उसी सॉल्यूशन के अंदर, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। अब खुद सोच के देखो, जब हम एक मेटल को, ठीक है, मेटल के ही बने होंगे इलेक्ट्रोड्स, उन मेटल को किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं, और लंबे टाइम तक अगर हमने डिप करके रखा तो वो जो केमिकल होगा जिसके अंदर हमने रोड्स को डिप किया हुआ, वो इन रोड्स पे भी तो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम पानी के अंदर भी कोई भी मटेरियल को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को डाल के रखें, तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर भी ऐसी एक लेयर सी हो जाती है, चिकनी चिकनी सी। ठीक है, ऑयली ऑयली सी थोड़ी सी, वो उसके ऊपर भी वो अपना निशान छोड़ देता कि यहाँ पे इस इतना पानी था, इतने पोर्शन तक पानी में डिप करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रोड्स को किसी केमिकल के अंदर डिप कर रहे हैं, तो इसका मतलब लॉन्ग टाइम के बाद इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो जमा हो जाएगा, और जिसकी वजह से ओल्ड सेल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे बिकॉज एज टाइम passes chemicals deposit on electrodes, so resistance increase होता जाएगा विद टाइम। जितने टाइम बाद हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक? कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है, सब उसी का खेल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट उसको स्टडी करने से पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल एक्चुअल में है क्या, तभी वो हमें क्लियर होगा, वरना तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे उसमें। ओके तो देखो अभी हम सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया लेते हैं। ये लेक्चर जो है वो फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये जो टॉपिक होगा इसको बिल्कुल हम ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन से मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ओनली फिजिक्स के लिए हमें जितनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए वही इंफॉर्मेशन हम यहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करें। और यहाँ से सेल को पढ़ने का रीजन यही है कि जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट आएगा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ताकि उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इसी वजह से हम इस सेल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो वही है, दो इलेक्ट्रोड्स हमने लिए और इनको हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर ऐसे डिप कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी की वजह से एक फोर्स हमने ले लिया जिसको हम एफ बी से रिप्रेजेंट करें।
जरूरी नहीं है तुम एफ बी रिप्रेजेंट करो, इसको एफ आर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो भी बोलो कि रिएक्शन की वजह से आया है एफ आर। ठीक है, तुम एफ आर ले लो या एफ बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वजह से अब जो इलेक्ट्रोलाइट हुआ उसमें रिएक्शंस हो रही, उसमें आयंस बन रही हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, चार्जेस बन रहे एक तरह से इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। जब इसमें चार्ज बनेंगे, कुछ इसमें पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, ठीक है, कुछ इसमें नेगेटिव चार्ज बनेंगे, नेगेटिव चार्ज को हम रेड पेन से दिखा देते, कुछ इसमें नेगेटिव चार्ज बन गए, आयंस लगा लो, चार्ज लगा लो, ठीक है, जिससे तुम्हें इजीली समझ आए। अब केमिस्ट्री में तुम आयंस की फॉर्म में पढ़ोगे, फिजिक्स में हम इसको चार्ज कंसीडर कर लें कि चार्जेस बन गए। अब ये जो एफ आर फोर्स है, इसका काम क्या होगा, एफ आर फोर्स का काम क्या होता है, इट पुशेस, पुश करेगा, इट पुशेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन या टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड ए, इलेक्ट्रोड ए एंड माइनस क्यू चार्ज टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी। मतलब इस एफ आर फोर्स ने क्या किया, इसने बोला कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ए की तरफ जाओ। ये एक तरह से ऐसे कर रहा है, अगर मैं ब्लैक को पॉजिटिव बोल रही हूँ, रेड को नेगेटिव, ठीक है, तो मुझे लगा लो कि मैं एक फोर्स हूँ एफ आर, तो मैं क्या करूँ, ऐसे पुश कर रही हूँ, ब्लैक वाले को इस तरफ जाओ और रेड वाले को इस तरफ, ब्लैक वाला इस तरफ इकट्ठा, रेड वाला इस तरफ, ब्लैक इस तरफ, रेड इस तरफ, ठीक है। कौन काम कर रहा है, ये मैं मतलब एफ आर फोर्स, जो किस वजह से आए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है उनकी वजह से। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं एकदम आएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कुछ टाइम बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इधर इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर से ये जो चार्जेस हैं वो इधर इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। अब देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेटअप हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने क्या किया, इस फोर्स ने चार्जेस को प्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए कितना बन गया, हाई, पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल हो गया, और पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो गया, लो, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से एन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस एबी, एबी के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेटअप हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इट अपोजेस फर्दर मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, ये एक तरह से अपोज करेगी, या फिर इसको मैं बोल सकते हो इट अपोजेस एफ आर फोर्स, ये एफ आर फोर्स को ये अपोज कर रही है, ठीक है। मतलब ये जो एफ आर फोर्स पॉजिटिव को इस तरफ भेज रहा था और नेगेटिव को इस तरफ भेज रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना खुद का एक फोर्स जनरेट कर देगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका काम क्या होगा। अब देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आने देगी, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्सन होगा ना। अब शुरू में तो क्या हो रहा था, जब थोड़े से पॉजिटिव चार्ज और थोड़े से नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव चार्ज और आ रहा है, अभी भी रिपल्सन है, बट ये जो एफ आर फोर्स, जब मैंने बोला कि मैं एफ आर फोर्स हूं, तो मैं जबरदस्ती इधर पॉजिटिव डालू क्योंकि मैं ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, इनकी रिपल्शन कम है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी रिपल्शन उतनी ही हो जाएगी,
मतलब एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो जाएगा एफ आर के, जो फोर्स इन रिएक्शंस की वजह से आया है। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो चार्जेस की मूवमेंट है वो रुक जाएगी और ये एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में बोल दो या फिर स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस इधर रुक गया। इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। जब तक हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं तो इधर सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हो गया, ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो सकता था हो गया, बी पे जितना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो सकता था हो गया। फर्दर अब कोई चार्जेस इन पे डिपॉजिट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इकट्ठा करवाने वाला फोर्स एफ आर और रिपेल करने वाला फोर्स एफ ई दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब कोई मूवमेंट नहीं होगी और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, एक स्टेडी स्टेट आ चुकी है। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट कब तक रहेगी? जब तक हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से या एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट ना करें। मतलब जब तक ये सर्किट ओपन रहेगा तब तक ये स्टेट रहेगी। जैसे ही हमारा सर्किट जो है क्लोज हो गया उस टाइम पे क्या होगा? ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सर्किट को क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज करने का मतलब क्या हो गया कि यहां से हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझना। देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पे करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं। देखो, पॉजिटिव है, एक तरह से ये सेल कुछ ऐसी बन गई ना, ये बड़ा वाला डंडा और इस साइड ये छोटा वाला डंडा हो गया, तो करंट की डायरेक्शन हो गई कुछ इस तरह से। ठीक है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, जैसे ही सर्किट को क्लोज किया तो जो वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो ऐसा कैसे होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, अगर हम चार्जर की भी बात करें, जैसे ही स्विच ऑन किया वहां पे एकदम से मोबाइल के अंदर ये एकदम से पता चल जाएगा कि चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई, बल्ब एकदम से ऑन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर में ऑलरेडी ये जो हमारा वायर होगा जो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि जब हम कनेक्ट करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, नहीं, सबसे पहले इधर वाला ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो एकदम उसमें जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ही यहाँ पे बल्ब है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए, जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब हमें पता है कि ए के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ए के ऊपर डिपॉजिट हो रहे इलेक्ट्रॉन ए के पास आ रहे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। बोल सकते हैं ना हम यहाँ पे कुछ ऐसा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से आ रहे हैं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। इतना मत सोचना कि यही वाले आयंस जा रहे, अभी तो इलेक्ट्रॉन वायर वाले जा रहे, इसकी वर्किंग आगे बताऊंगी। ठीक है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे, इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम हो गया, रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा था उससे। ठीक है, जैसे ही ये फोर्स कम हो गया अब क्या होगा, अब फिर से
क्या हम कोई भी सेल लगा देते हैं अगर किसी भी बैटरी वगैरह के अंदर, वो सेल एक ही बार में डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव कम हो रहा है। अगर ये कम होता गया, हमने इसको कंपनसेट नहीं किया, तो ये बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी और हमारा बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए अब ये एफ आर फोर्स के पास स्ट्रेंथ आ गई ना, इस फोर्स को ज्यादा ताकत मिल गई, ये इससे बड़ा हो गया। अब ये फर्दर क्या करेगा? पॉजिटिव आयंस को पुश करेगा टुवर्ड ए, ए की तरफ। ये दोबारा से पॉजिटिव आयंस को ए की तरफ भेजना स्टार्ट कर देगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना कम ना हो जाए कि पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जब तक इसके अंदर रिएक्शंस हो रही है, जब तक इसके अंदर रिएक्शंस होगी, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनेंगे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तब तक ये इसके पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव आयंस को इसके ऊपर डिपॉजिट करता रहेगा और यहाँ पे हमारा बल्ब है वो ऑन होता रहेगा। ये जो पूरी प्रोसेस है ये डिस्चार्ज हो रही है। ये जो सेल थी हमारी कंप्लीटली चार्ज हो चुकी थी, स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था, पूरी चार्ज थी। अब जैसे ही वायर से कनेक्ट किया, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई। अब अगर हम यहाँ से आयंस प्रोवाइड ना करें तो बहुत जल्दी ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये जो मटेरियल है इसका क्या यूज है? फिर इसका भी तो यूज होना चाहिए ना। इस मटेरियल के जितने भी आयंस बन रहे, जितनी भी इसमें रिएक्शंस होनी चाहिए, उस रिएक्शन की वजह से जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो इधर इकट्ठा होते जाएंगे। किसकी वजह से? इस एफ आर फोर्स की वजह से। जैसे ही हमने वायर कनेक्ट की, इसके इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, पॉजिटिव कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हल्की सी भी कम हुई, जैसे होता है ना, हम किसी को अगर पुश कर रहे हैं, सामने वाला इक्वली पुश कर रहा है, जैसे कुश्ती वगैरह के अंदर होता है ना, सामने वाले इक्वली पुश कर रहा है, वो एक इक्विलिब्रियम आता है। लेकिन अगर एक बंदा थोड़ा सा भी ऐसे अपने आप को थोड़ा सा ढील छोड़ देता है, ढीला छोड़ देता है, अपने आप को थोड़ा सा वीक दिखा देता है, तो सामने वाला उसको एकदम से बैक में पुश कर देता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर थोड़ी सी भी कम होती है, एफ आर एकदम से ज्यादा आके उसको पुश कर देता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर इकट्ठा करके दोबारा से इसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बना देता है। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक इसके अंदर ये रिएक्शन होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर जो भी हमने केमिकल यूज किया हुआ, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। और जिस दिन उसकी एक्सपायरी डेट आएगी, सारे आयंस है वो जो भी रिएक्शन वगैरह बननी है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ही नहीं और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती 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 खत्म हो जाएगी। एक बार थोड़ा स्लो चलेगी रिएक्शन, जो लाइट है वो बहुत डिम हो जाएगी और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी, मतलब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है, समझ आ गया? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, ये यहाँ पे जो हो रही है ना लॉस्ट वोल्टेज, इसको अभी हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। थोड़ी सी आइडिया हो चुका होगा इस टॉपिक का, हल्का फुल्का आइडिया हो चुका होगा। अब जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट आएंगे जहां से तुम इस कॉन्सेप्ट को वहां से कनेक्ट करके इजिली समझ सकते हो। देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल, यहाँ पे हम ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले रहे हैं, या तो बोल दो कि इसके अक्रॉस, या फिर हम बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रोड्स के अगेंस्ट, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। एक सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज होगा। अगर सर्किट ओपन हुआ तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलेंगे, सिंपल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हमारा सर्किट ओपन है, अगर सर्किट क्लोज है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, ईएमएफ को ई मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब यहां से देखो, जब तुम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, इस टॉपिक को पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड होता है। कि हम जितने, अगर मान लेते कि कोई भी बैटरी हमने ली, वो 50 वोल्ट की ली,
फॉर एग्जाम्पल वैसे हमने बोल दिया कि वो 50 रुपीज की है, हमें पता चलेगा कि 50 वोल्ट के हमने 50 रुपए तो दे दिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 45 वोल्ट ही मिल रही है। वो जो 5 वोल्ट है वो तो हमें मिल ही नहीं रही है, तो हम एक्स्ट्रा पैसे पे करके आ गए। पैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतने रुपए की मिलती है, वैसे समझने के लिए है कि एक्चुअल में जितनी वोल्टेज की बैटरी होती है वो आउटपुट उतनी देती ही नहीं है, वो खुद भी कंज्यूम कर लेती है कुछ वोल्टेज को। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि बैटरी खुद भी अपनी वोल्टेज को कंज्यूम करती है, कैसे करती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, टफ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर ली जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज मतलब ईएमएफ ई है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल दो, लोड बोल दो। लोड मतलब कि तुमने एसी लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, बल्ब लगा दिया, जो लगाना है लगाओ। इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर, कुछ बुक्स में वोल्ट मीटर इधर भी लगा होता है, ऐसे इधर की बजाय, बात एक ही है। ठीक है, इधर लगा लो इधर लगा लो, 1% भी डिफरेंस नहीं। इधर मैंने क्यों लगाया, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बना के बताऊंगी। ठीक है, तो उस वजह से जिसने इधर लगा लिया है काटना मत, बिल्कुल सही है, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम लिख दिखाते ऐसे ही कि ई क्रॉस आर, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसे लगा लेते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस बैटरी का साथ में लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इधर लगा दोगे तो भी। अब देखो, जैसे ही की को क्लोज किया, यहां से करंट पास होगा आई। ठीक है, आई करंट इसमें से पास हो गया। तो सबसे पहले यहां से नेट रेजिस्टेंस देखो इस सर्किट के अंदर, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी, एक्सटर्नल का भी। नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर, सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस इतना, तो नेट करंट कितना बन जाएगा, ई डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज ई है आर प्लस आर। ठीक है, आई नेट को मैं आई से ही दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया, तो इधर से आई आर प्लस आई आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इधर 1 है नीचे, इज इक्वल टू ई। अब इसको हमने बोल दिया V, इस वाली वोल्टेज को हमने बोल दिया आई आर को V। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुई आई आर इज इक्वल टू V, और इसी को हम बोलते टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप। टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप, अब इसको टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोला है, यही क्वेश्चन है कि हमने बोला दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, ठीक है, और ले रहे हैं ये वाला। तो देखो, अब यहाँ पे ये वाली जो वोल्टेज है ईएमएफ, ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। अब इसको ध्यान से समझना, बस अभी ये तो 2 मिनट का लेक्चर है ना, इस पे अपनी पूरी कंसंट्रेशन बना के रखना, सब कुछ यही है। ये वाला है, ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आर को हम बोलते हैं लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज मीन्स जो सेल है वो कंज्यूम करती है इस वोल्टेज को, सेल खुद कंज्यूम करती है इस वोल्टेज को, चाहे वो हीट की फॉर्म में इसको रिलीज कर रही हो, चाहे वो अपने अंदर की रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर रही हो। ठीक है, तो मतलब कुछ वोल्टेज वो खुद कंज्यूम करती है। अगर हमने ली 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, तो और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला 4.8 वोल्ट, तो जो लॉस्ट वोल्टेज है वो हो गई 0.2 वोल्ट है, वो लॉस्ट हो चुकी है, वो हमें मिल ही नहीं रही है। ठीक है, अब डेफिनेशन जब तुम बुक में पढ़ोगे ना, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो V जो यहाँ पर हमने लगाया वो तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप हमारा आई आर होना चाहिए ना, नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यही वाला क्यों होगा, तो देखो, इस टर्मिनल को हमने इस आर से कनेक्ट किया है, इस पॉइंट से, मतलब जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही पोटेंशियल इधर है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है ना, ये सिंपल वायर से कनेक्टेड है। इसी तरह जितना पोटेंशियल इधर है इतना ही पोटेंशियल इधर है, यहाँ पे भी इक्वी पोटेंशियल, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये बीच में नहीं है, ये तो इन दोनों के बीच में है।
ठीक है, तो मतलब जितना पोटेंशियल इधर है उतना ही इधर, और जितना इधर है इतना ही इधर। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, इसलिए जितनी वोल्टेज इन दोनों के बीच में है उतनी वोल्टेज इन दोनों के बीच में है। ये तो ठीक है, बट फिर भी क्वेश्चन ये रहता है कि हम इन दोनों के बीच में जो बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, इसके बीच में जो ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही है आई आर, ये छोटे से रेजिस्टेंस के अंदर, ये भी तो मेजर कर सकता है ना वोल्ट मीटर। हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वोल्ट मीटर या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला है, क्योंकि ये वाली जो वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रही है। जो अभी हमने सेल का फिनोमेना पढ़ा था ना कि सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही है, उस रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कि पॉजिटिव आयंस है वो ए इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो रहे, नेगेटिव बी इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो रहे। तो उस रिएक्शन को बार बार करवा कौन रहा है, उसके लिए भी कुछ ये जो बैटरी है खुद की वोल्टेज को कंज्यूम करेगी। ठीक है, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो ये वोल्ट मीटर है ना, इलेक्ट्रोलाइट के साथ कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। तो ये जो वोल्टेज है ये चली गई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाके लॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना लॉस्ट वोल्टेज। इलेक्ट्रोलाइट में जाके रिएक्शंस करवा रही, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या नेगेटिव चार्जेस बन रहे और रिएक्शन फिर से कंप्लीट हो रही है, पूरा सर्किट काम कर रहा है। तो ये जो लॉस्ट वोल्टेज है एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट में जा रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसको लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैक्सिमम ईएमएफ। समझ में भी आ गया होगा कि हमने पहले वाला टॉपिक क्यों पढ़ा था। ठीक है, तो अभी मैं इसको रब कर दूं, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो ये हो गई लॉस्ट वोल्टेज। यहां से अगर मैं एक, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, यहां से अगर हमें स्मॉल आर निकालना है तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, ई माइनस वी। आई को उसके डिवाइड में ले जाओ, आई सिंपली हमें पता v किसके इक्वल है, आई आर के इक्वल, तो आई किसके इक्वल होगा, v बाई आर। तो इधर पुट करो v बाई आर, ऐसे होगा ना। तो स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, वो किसके इक्वल होगा, इस फॉर्मूले के इक्वल होगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस, अब मैं इस वाले पोर्शन को रब कर रही हूं, देखो यहां से न्यूमेरिकल्स में यूज होगा इसलिए करवाया। अब यहाँ पे देखो नेट वोल्टेज, नेट या फिर बोल दो टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ई थी, वो V प्लस आई आर में कन्वर्ट हो गई। ये पूरी प्रोसेस है डिस्चार्जिंग की। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो E इज इक्वल टू होगा V प्लस आई आर। ठीक है, या फिर हम बोल देंगे V इज इक्वल टू होगा E माइनस आई आर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी को हमने क्या किया, चार्ज किया। बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हमने सेल लगाई थी इधर, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था। अब इस पॉजिटिव को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे। अब यहां से बल्ब को हटा के बैटरी लगा दो ताकि इस सेल को हम दोबारा से चार्ज कर सके। ठीक है, जैसे चार्ज होने वाले बल्ब होते हैं या फिर बैटरी होती है ना, उसके केस में हमने स्विच के अंदर लगा दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो अब ये क्या करेगा, यहां से पॉजिटिव जाएगा इसके अंदर और इधर इसको पुश करेगा दोबारा से पॉजिटिव, और यहां से पॉजिटिव फिर से, मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। और इसको समझने के लिए ना कुछ ऐसे सोचो, जब चार्जिंग हो रही है तो V होगा E प्लस आई आर। इस पॉइंट को समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक्चुअल में जब हम चार्ज करें, बैटरी की स्टोरेज तो 5 वोल्ट की है, लेकिन अगर अभी हमने देखा था कि जो 5 वोल्ट की थी वो 4.8 वोल्ट यूज में हो रही है और 0.2 वोल्ट इलेक्ट्रोलाइट में जाके वेस्ट हो गई। जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो हमें चार्ज करनी पड़ेगी 5.2 वोल्ट तक। इस पॉइंट को समझो, बस ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ।
मे भी तुम्हें क्लियर हो जाए। जैसे हमने कोई भी ना ऐसे घर के अंदर ये टंकी रखी हुई होती है पानी की, उस पानी की टंकी में मान लेते कि 5 लीटर पानी आता है, ठीक है, पूरा 5 लीटर पानी आ गया, बीच में पाइप के थ्रू हमारी जो भी टैप वगैरह वो कनेक्टेड है, पाइप भी है बीच में, ठीक है। अब वो जैसे ही टंकी का पानी जाएगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पाइप खाली हो जाता, पाइप में वो थोड़ा सा पानी बच जाता है, वो 0.2 लीटर है, मतलब 0.2 वोल्ट है, पाइप के अंदर बीच में पानी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें टंकी को पूरा फिल करना हो, समझ में आ गया, टंकी में पानी कितना था 5 लीटर, पाइप में कितना रह गया, नीचे मिला 4.8 लीटर और पाइप में रह गया 0.2, मतलब थोड़ा सा पानी पाइप में रह गया और हमें मिला कम। लेकिन जब हम टंकी को दोबारा फिल करेंगे तो हमें पाइप में जो पानी होगा वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर हम अब हमारा पूरा सिस्टम खाली है, हमें ऊपर पानी पहुंचाना है टंकी में 5 लीटर तक, हम 5 लीटर देंगे, 5 लीटर से थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि पाइप में पानी रहेगा बीच में, पाइप भी तो कंज्यूम करेगी ना। ये कुछ ऐसे ही एग्जांपल है, मे बी तुम कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पे इतनी वोल्टेज हम एक्स्ट्रा देंगे चार्जिंग के टाइम पे, हालांकि उसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट लेने की है सेल या बैटरी की, फिर भी 0.2 वोल्ट क्यों दे रहे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम कर रहा है इस प्रोसेस को चार्जिंग के लिए। जब यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस अपना एक साइकिल कंप्लीट करेंगे तभी चार्जिंग होगी, ठीक है। तो इसको मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट साथ के साथ कंज्यूम कर रहा है ये 0.2 वोल्ट को, और जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तब इसकी पूरी कंप्लीट वोल्टेज सिर्फ 5 वोल्ट ही होगी।